Assalamualaikum dear students, वेलकम टू नादिया का ऑनलाइन अकेडमी। हम डिस्कस करने वाले हैं असाइनमेंट नंबर 2 HRM 619 दैट इज़ अबाउट प्रपोजल फॉर प्रोजेक्ट। हम जब भी प्रोजेक्ट का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में एक बहुत ही अहम सवाल आता है। जिन स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट की बेसिक नहीं पता होती या फिर उनको पता नहीं होता कि हमने प्रोजेक्ट में करना क्या है, कि हम टॉपिक सिलेक्शन किस तरह से करें, हम किस तरह का टॉपिक लेंगे, हम प्रपोज़ल किस तरह से लिखेंगे, और सबसे अहम ऐसा प्रपोज़ल कैसे बनाएं जिस पर हमारे टीचर्स हमारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लें और हमें प्रोजेक्ट पे वर्क अलाउ किया जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि परफेक्ट प्रपोज़ल कैसे बनाना है, मिसालों के साथ आसान अल्फाज में और यूनिवर्सिटी के फॉर्मेट के मुताबिक। वीडियो को आपने एंड तक देखना है और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आपने कमेंट ज़रूर करना है। हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अपनी असाइनमेंट नंबर 2 के इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के हवाले से। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप प्रोजेक्ट खुद बनाना चाहते हैं तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। आपको जहाँ से भी समझ ना आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ये है कि राइट अ प्रपोजल फॉर द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट अवेलेबल इन द हैंड आउट ऑफ दिस कोर्स ऑन VULMS। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने LMS पे डाउनलोड फाइल्स में जाना है। वहाँ पे आपको हैंड आउट्स इसके मिल जाएंगे जहाँ पे आपको प्रपोजल का फॉर्मेट JCL के हवाले से और प्रोजेक्ट के फॉर्मेट के हवाले से बताया जाएगा। आपने उस हैंडबुक को ज़रूर डाउनलोड करना है और उसको देखना है, उसको रीड करना है। वैसे हम इस वीडियो में भी डिस्कशन करेंगे। You have to submit the proposal by uploading it against assignment number 2 on VULMS within due date। इसकी ड्यू डेट जो है वो 24 अक्टूबर है। आई थिंक सो 24 ही है। द असाइनमेंट नंबर 2 project proposal is compulsory which shall be evaluated to determine the validity of proposal। It is required to submit the complete proposal, not only the topic, according to specified format। इस असाइनमेंट में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें ये मिस्टेक करते हैं कि वो कंप्लीट प्रपोजल सबमिट नहीं करवाते, सिर्फ उसमें टॉपिक अपना सेलेक्ट करते हैं और वो सबमिट करवा देते हैं। वैलिड प्रपोजल अप्रूव्ड बाय योर सुपरवाइजर इज़ अ मस्ट प्रोसीड विद फाइनल प्रोजेक्ट। इसमें मैं आपको बहुत अहम बातें बताऊंगी। पहले हम इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं, आपको कोई भी नहीं बताएगा। बी वेरी केयरफुल वाइल अपलोडिंग, और सबसे जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो है ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी प्लेजरिज्म। इसको आपने मस्ट रीड करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूँ, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स चैट GPT यूज़ करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे डाटा। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, अगर आप चैट GPT यूज़ करेंगे, AI यूज़ करेंगे, तो आप इसमें फ़ेल होंगे 100%। आपका वर्क एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। ये आपका HRM का प्रोजेक्ट है और इसमें अगर आप इसको बहुत केयरफुली, बहुत सेंसिटिव हो के, बहुत सीरियस हो के वर्क करते हैं, देन ही आप इस प्रोजेक्ट को पास कर सकते हैं। सबसे पहला जो स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि जी हमने टॉपिक सिलेक्शन किस तरह से करनी है। टॉपिक सिलेक्शन पे जाने से पहले मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ। वो इम्पॉर्टेंट बातें कौन सी हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताऊँगी ताकि आपको जो है अच्छे तरीके से समझ आ जाए जी।
ठीक है। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपने अपने माइंड में रखने हैं इफ़ यू वांट टू पास दिस प्रोजेक्ट, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रोजेक्ट को पास करना चाहते हैं। सबसे पहली बात ये है, आपका जो टॉपिक सिलेक्शन है वो अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन एरिया हो। जो भी आपका स्पेशलाइजेशन एरिया है, ठीक है, उससे रेलिवेंट आपने अपना टॉपिक सिलेक्शन करना है। ठीक है, स्पेशलाइजेशन एरिया के जो है अकॉर्डिंगली आप अपना टॉपिक सिलेक्ट करेंगे। दूसरी बात ये है कि आपने जो प्रपोज़ल बनाना है वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वीयू फॉर्मेट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वीयू फॉर्मेट। और थर्ड जो है, जो इम्पॉर्टेंट बात है इसमें, आपने सुपरवाइज़र के इंस्ट्रक्शंस को मस्ट फॉलो करना है कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आप मस्ट फॉलो करेंगे अगर आप इस प्रोजेक्ट को पास करना चाहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका जो वीयू मेल आईडी है उसको आपने एक्टिव करना है। वीयू मेल आईडी के थ्रू आप अपने सुपरवाइज़र से कांटेक्ट कर सकते हैं और इसमें सुपरवाइज़र से कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास वैलिड जेसीएल होना चाहिए। वैलिड जेसीएल यानी कि अप्रूव्ड होना चाहिए बाय योर सुपरवाइज़र। ठीक है, उसके बाद अगर आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट होगा देन आपको जो है वो प्रोजेक्ट पे वर्किंग अलाउ की जाएगी। अगर आप फेल हो जाते हैं प्रपोज़ल में तो आपको समझे आपको प्रोजेक्ट पे वर्किंग अलाउ नहीं की जाएगी और नतीजतन आप फेल होंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर आप वाइवा जो है अच्छे तरीके से नहीं देते तो भी आप फेल हैं। सो इस सब्जेक्ट को पास करने के लिए 4 बातों का पास होना आपका ज़रूरी है। आपका जेसीएल अप्रूव हो, प्रपोज़ल अप्रूव हो, प्रोजेक्ट अप्रूव हो और वाइवा आपने कॉन्फिडेंटली देना है। ठीक है, ये थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। और वो स्टूडेंट्स जो इस प्रोजेक्ट को सीरियस नहीं लेते, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं बाद में, वो फेल होके आते हैं, उनको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ता है। सो इसको जो है अगर आपने इसको पास करना है ना, इस पे आपने सीरियस होके वर्क करना है अकॉर्डिंग टू सुपरवाइज़र। जैसे जैसे आपका सुपरवाइज़र बोले, जैसे जैसे आपको वो इंस्ट्रक्शंस दे, आपने बिल्कुल वैसे ही काम करना है क्योंकि ये आपका प्रोजेक्ट है। अगर आप इस तरह से फॉलो अप नहीं करेंगे, अपनी मर्ज़ी करेंगे, तो डेफ़िनेटली आप फेल होंगे। ठीक है? अच्छा जी, अब आपने टॉपिक सिलेक्शन किस तरह से करनी है? टॉपिक सिलेक्शन के लिए देखिए ये आपका रिसर्च वर्क है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि हमें जो है वो प्रोजेक्ट में करना क्या है। ठीक है, प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या? तो ये आपका जो है ये रिसर्च है, यानी कि थीसिस है। इसमें आपने एक टॉपिक सेलेक्ट करना है। ठीक है, उस टॉपिक पे आप अपने जो है प्रपोज़ल बनाएंगे। ठीक है, प्रपोज़ल बनाने के बाद आप उस पे कंप्लीट अपना प्रोजेक्ट डन करेंगे। ठीक है, अब रिसर्च की 2 टाइप्स होती हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है और एक क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है और क्वालिटेटिव होती है। ठीक है, ये जो रिसर्च की टाइप है ये आपका जो क्या उसको कहते हैं, आपका टॉपिक डिटरमिन करता है कि वो किस तरह से होगा। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रही थी कि आपका जो टॉपिक है, टॉपिक की नेचर आपकी जो है वो
बताती है आपको कि आपकी जो रिसर्च है वो क्वांटिटेटिव होगी या क्वालिटेटिव होगी, ठीक है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जिसमें हम अपने रिसर्च के रिजल्ट्स को न्यूमेरिकली नंबर्स फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसमें हमारे पास जो रिजल्ट आते हैं वो इसको हम एक नरेटिव फॉर्म में, स्टोरी फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर हम डाटा कलेक्शन टूल की बात करें क्वांटिटेटिव में, तो हमारे पास जो डाटा कलेक्शन टूल होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में वो होता है क्वेश्चनर। क्वेश्चनर क्या है? बेसिकली क्वेश्चनर इज सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट इज यूज टू मेजर वेरिएबल्स, ठीक है। और क्वांटिटेटिव में हम जो टूल यूज़ करते हैं वो हमारा इंटरव्यू होता है या फोकस ग्रुप डिस्कशन होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें रिसर्च में आपने इसको प्रोजेक्ट को करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, डैट इज़ SPSS सॉफ्टवेयर। डैट इज़ SPSS सॉफ्टवेयर। SPSS सॉफ्टवेयर जो है इसको हम यूज़ करते हैं डाटा एनालिसिस के लिए, ठीक है। अगर हम अपनी रिसर्च क्वांटिटेटिव कर रहे हैं, हमने क्वेश्चनर के थ्रू डाटा कलेक्ट किया है, तो हमारे पास जो रिस्पॉन्सेस आते हैं हम उसको एनालिसिस करते हैं उसके थ्रू, SPSS के थ्रू। SPSS का भी मैं आपको जो है वो इंटरफेस आपको दिखाऊंगी। अच्छा, इसमें ना बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास SPSS सॉफ्टवेयर नहीं होता, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपने सिंपली क्या जाना है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना है, वहाँ पे आपने लिखना है SPSS डाउनलोड बाय नादिया खां ऑनलाइन अकेडमी, ठीक है। तो ये आप देखें, ये आपके पास फर्स्ट जो है ये वीडियो ओपन हो जाएगी। इसके थ्रू आप अस्सलामुअलैकुम इजीली, इसमें मैंने वरहमतुल्लाहि कंप्लीट मेथड बताया हुआ है। वबरकातुहू। और SPSS सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है? मज़ीद ये कि यहाँ पे मैंने चूँकि लिंक ये भी पेड प्रोवाइड है किया हुआ है, और इस लिंक पे आप स्टूडेंट्स क्लिक जो हैं करके इसको इजीली जो फाइल है को, वो डाउनलोड SPSS को नहीं कर डाउनलोड कर पाते गूगल सकते हैं। से। और देन जो है ये मेरे बताए फाइल हुए जो है मेथड ये से मैं आपके आप देखना SPSS है, फ्री में जो है इसको ठीक है। डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे जो है ठीक है। ये तो ओपन इस होने में तरह से टाइम जो ले रहा है। है ये इंस्टॉल आपके कर पास जो सकते है हैं ये अपने डाउनलोड हो लैपटॉप जाएगा, में, इंस्टॉल अपने हो जाएगा। आपने कंप्यूटर ये में। ज़रूर वीडियो देखनी है ये आप देख अगर सकते हैं, आपने ये SPSS आपके पास इंस्टॉल जो करना है है, ठीक है। SPSS ओपन है, अच्छा जी, ठीक है। नेक्स्ट जो है मैं तो आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, SPSS आपके पास होना चाहिए। इसका इंटरफेस किस तरह से होगा वो भी मैं आपको शो करवाती हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है वो SPSS है। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तब तक हम जो है अपने टॉपिक की लिस्ट देखते हैं, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास जो है SPSS ओपन हो रहा है। ये वर्जन जो है ये 27 है। ये देखें जी, ये है। ये हमारे पास दो तरह का जो है इसमें हमने करना होता है। ये वेरिएबल व्यू है, यहाँ पे हम अपने वेरिएबल्स जो हैं एंटर करते हैं, ठीक है। इसके पे भी मैं आपको डिटेल से वीडियो बना के समझाऊंगी कि आप इसको किस तरह से करेंगे। जो हम वेरिएबल्स यहाँ पे डाटा पुट करेंगे यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जब आपने एनालाइज करना होता है, आपने टेस्ट अप्लाई करने हैं, तो यहाँ पे जाके कोरिलेट यानी कि कोरिलेशनल टेस्ट आप अप्लाई करेंगे, रेग्रेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसके थ्रू आप अपना डाटा एनालिसिस करते हैं, जो कि बहुत अहम पार्ट है रिसर्च का। ये चीज़ें मैं आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ, आपको कोई भी नहीं बताएगा। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं टॉपिक सिलेक्शन के हवाले से। ये आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है आपके डिपार्टमेंट की तरफ से, VU की तरफ से, ठीक है। इस टॉपिक, ये जो आपको टॉपिक दिए गए हैं, इन टॉपिक में से आप कोई भी अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली टॉपिक सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें आपने काम करना है। और टॉपिक सिलेक्शन के वक्त आपने एक बहुत अहम चीज़ को अपने माइंड में रखना है। सबसे पहले आपने इसके लिए क्या करना है, फॉर एग्जांपल जी मैंने यहाँ से टॉपिक सेलेक्ट किया है इम्पैक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, ठीक है। या अब आपने यहाँ पे गूगल पे चले जाना है। गूगल पे जाके ये देखें, हम गूगल पे गए, यहाँ पे हमने गूगल स्कॉलर टाइप करना है।
ये देखें गूगल स्कॉलर आ गया। अब आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है ना, इस टॉपिक को आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब इससे क्या होगा, इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है उस टॉपिक पे कितनी रिसर्च हो चुकी है। ठीक है, ये जब हम टॉपिक सिलेक्शन करते हैं तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आया कि हम जो टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं, हम जो जिस टॉपिक पे काम करने जा रहे हैं, हमारे पास उस डाटा भी मौजूद है या नहीं है। जो स्टूडेंट्स इस तरह से नहीं करते उसके लिए आगे जाके बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उनको लिटरेचर नहीं मिलता। और जब लिटरेचर नहीं मिलता तो वो फिर उनके लिए मतलब काफ़ी मुश्किल हो जाती है कि उसमें वो ऐड नहीं कर सकते। जब ऐड जो चैप्टर ऐड हमारी एक रिक्वायरमेंट होती है आपके यूनिवर्सिटी की, आपने इसमें लिटरेचर इतने पेजेस का ऐड करना होता है। ठीक है, तो आपने इतनी स्टडीज़ उसमें ऐड करनी है। अब आप यहाँ पे जस्ट अपने वेरिएबल्स भी लिख सकते हैं। ये आपके दो वेरिएबल्स हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस और दूसरा जो वेरिएबल है वो है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। आप जस्ट अपना एक वेरिएबल भी लिख के यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने, ये देखें आपके पास इतने ज़्यादा जो है यहाँ पे शो हो रहे हैं आर्टिकल्स। ठीक है, इन आर्टिकल्स को आपने मस्ट रीड करना है। जो भी आपके वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स पे आपने सर्च ज़रूर करनी है। ठीक है, जब आप उस पे बाकायदा रिसर्च कर लें, आपको उस पे क्वेश्चनर मिल जाए। अब ये देखें जी, मैं हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स, अगर मैं हम टॉपिक को समझे, एक अच्छे टॉपिक की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो चार करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक होता है फिनोमिना। अब फिनोमिना क्या है? फिनोमिना में ये होता है कि हमने बेसिकली हम अपनी रिसर्च में क्या करने जा रहे हैं, हम इम्पैक्ट देखना चाह रहे हैं, हम रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं, हम एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे क्या देखना चाह रहे हैं। ठीक है, इम्पैक्ट है हमारा फिनोमिना। उसके बाद हमारे इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा इंडिपेंडेंट है। इसके अलावा जी आपने इसमें अपनी पॉपुलेशन का भी जिक्र करना है। पॉपुलेशन से ये है कि आपने जिस भी कंपनी का जेसीएल बनवाया है, ठीक है, उस जेसीएल को जो है आपने उस पे ही आप रिसर्च करेंगे। एज लाइक अगर मैं कोई बैंक का जो है, मैं कहती हूँ कि एचबीएल के मैं एम्प्लॉय ले रही हूँ, ठीक है, तो मैं वहाँ पे प्रॉपर मेंशन करूँगी कि जी मैं एचबीएल का जो है वो पॉपुलेशन ले रही हूँ, उनके एम्प्लॉयज़ ले रही हूँ। आप उसमें एक प्रॉपर मेंशन करेंगे, ये नहीं कि आप उसको स्किप कर देंगे। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक सिलेक्शन का क्राइटेरिया। क्या करना है, आपने जो भी टॉपिक सेलेक्ट किया है आपने उस पर क्वेश्चनर देखने हैं। आपने नंबर दो, आपने उस पर आर्टिकल्स देखने हैं कि उस पर कितने आर्टिकल्स मौजूद हैं। ठीक है, उस पर कितना वर्क ऑलरेडी हुआ हुआ है। तो ये था आपका टॉपिक सिलेक्शन का रूल। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है अब मैं आपको जो है बता देती हूँ, जो जेसीएल है यानी कि जो जॉब कंफर्मेशन लेटर है, ठीक है, उसके हम बात करेंगे। असाइनमेंट नंबर 1 है उस पे, तो उसका मैं आपको बताऊंगी कि जेसीएल आपने किस तरह से बनाना है। आपके साथ एक सैंपल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, दूसरे नंबर पे मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि अगर आपने इस प्रोजेक्ट को पास करना है, आपका जेसीएल अप्रूव हो, प्रपोजल आपका अप्रूव हो, फाइनल प्रोजेक्ट अप्रूव हो और वाइवा आपने कॉन्फिडेंटली देना है। ठीक है, उसके बाद जी हम अब फॉर्मेट पे जाएंगे। टेबल ऑफ कंटेंट आपने किस तरह से बनाना है इंशाल्लाह वो भी मैं। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मेट ऑफ प्रपोजल पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले जी आपने टाइटल पेज बनाना है जिसमें आपकी चार चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए। अपना टॉपिक आप लिखेंगे, जो भी आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है, अपना नाम आईडी लिखेंगे, यूनिवर्सिटी का नेम लिखेंगे, लोगो लिखेंगे और डेट ऑफ सबमिशन। ठीक है, उसके बाद जी आपने पेज नंबर 2 पे अपना टेबल ऑफ कंटेंट लिस्ट बनानी है। ये टेबल ऑफ कंटेंट लिस्ट आपको किस तरह से बनानी है, इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से वॉच करके मेथड देख के आप अपना टेबल ऑफ कंटेंट लिस्ट जो है इजी से आसान तरीके से जो है बना सकते हैं। ठीक है, सो हम अब मेन पॉइंट पे बात करने वाले हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन। आपने जो भी टॉपिक सेलेक्ट किया है, जब आपने अपने प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन लिखना है जी, तो उसमें आपने 3 मेन चीज़ों को इंक्लूड करना है। ठीक है, उसमें आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आ जाएगा, यानी कि आपने इंट्रोडक्शन बताना है, आपका टॉपिक किस बारे में है।
उसके बाद आपने जो भी आपने टाइटल लिया है आपने वो बताना है कि ये किसके बारे में है। रैशनल देंगे कि जी आपकी ये रिसर्च जो आप कंडक्ट कर रहे हैं ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है। अब इसका जो है मैं आपको बता देती हूँ, मैंने ये एज अ एग्जांपल टॉपिक लिया है आपको समझाने के लिए। आप देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट में ये चीज़ें आप इस तरह से इंक्लूड करेंगे। ठीक है। उसके बाद जी हमारा आ जाता है बैकग्राउंड ऑफ स्टडी। बैकग्राउंड ऑफ स्टडी में ये होता है कि आप उसका जो भी आपने आर्टिकल्स डाउनलोड किए उसको आप रीड करके जो भी स्टडीज़ हुई हैं आप अपनी वर्डिंग में थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड लिख देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है आपके जो है एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपके साथ शेयर किया। ये नहीं कि आपने स्लाइड की शक्ल में लिखना है या फिर आपने 3 से 4 लाइनों में लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैक्सिमम आपके 2 पैराग्राफ हों बैकग्राउंड ऑफ स्टडी में। ठीक है। मैक्सिमम ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि इस तरह से आप जो है ये पॉइंट्स ऐड करेंगे। इसी तरह से आपने ऑब्जेक्टिव स्टडी लिखना है। ऑब्जेक्टिव बनाते वक्त आपने 2 बातों को अपने माइंड में रखना है कि आप जो ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं वो आपके टॉपिक से अलाइंड हों। ठीक है। इट मस्ट बी अलाइंड विद योर टॉपिक। इसके अलावा जो है ये एक्शन वर्ड को यूज़ करते हुए आपने बनाने हैं। और दूसरा ये है कि जब आप ऑब्जेक्टिव बनाएं तो आपने इस बात को माइंड में रखना है कि ये रिसर्चेबल और मेजरेबल भी होने चाहिए। ठीक है। तो देखें जी मैंने जैसे अपना ऑब्जेक्टिव बनाया है, पहला मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जी मैं 2 वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना चाह रही हूँ। तो जी मैंने क्या स्टेटमेंट दी, टू एग्जामिन रिलेशनशिप बिटवीन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड जॉब परफॉर्मेंस अमंग। जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का आपने जेसीएल बनवाना है आप उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिख देंगे। ठीक है। अच्छा एक बात को आपने माइंड में रखना है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप अपना जॉब कंफर्मेशन लेटर बनवाएंगे ना, आपने सिर्फ उसी का नाम लिखना है। ये नहीं कि अभी आपको कुछ पता नहीं है और आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वहाँ पे नाम लिखी जा रहे हैं, तो ऐसे आपके लिए आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले आपने अपने ये देख लेना है कि आपने किस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, कहाँ से आपने जेसीएल बनवाना है। तो आप उसी ऑर्गेनाइजेशन को आप स्पेसिफाई करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, अपने टॉपिक्स के अंदर। ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट आपने सिग्निफिकेंस लिखनी है। सिग्निफिकेंस आपने किस तरह से लिखनी है? सिग्निफिकेंस से मुराद ये होता है कि आपने जिस भी जो भी अपने प्रोजेक्ट आप रिसर्च कर रहे हैं, जिस भी डिपार्टमेंट से रेलिवेंट आप कर रहे हैं, तो वो उनके लिए किस तरह से बेनिफिशियल हो सकती है। ठीक है। एज लाइक अगर आप स्कूल पे कर रहे हैं तो स्कूल की पॉलिसीज़ को या उनको क्या फ़ायदा होगा। ठीक है। उससे रेलिवेंट आप एक छोटा सा पैराग्राफ लिख सकते हैं सिग्निफिकेंस में, या फिर 6 से 7 लाइनों का पैराग्राफ लिख सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मेरी जो स्टडी थी, हाँ इमोशनल इंटेलिजेंस का हम इम्पैक्ट देखना चाह रहे थे एम्प्लॉय परफॉर्मेंस पे। तो ये देखें जी मैंने क्या लिखा कि ये हेल्प करेगी ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड एआईज इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस, कंट्रीब्यूट करेगी एचआर स्ट्रेटजी इंप्रूवमेंट में। ठीक है। ये प्रमोट करेगी एआई ट्रेनिंग एंड पर्सनल इंटीग्रेशन। ठीक है। इनकरेज करेगी इनोवेशन इन एचआर प्रोग्राम बेस्ड ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस। सो ये मैंने सिग्निफिकेंस इस तरह से लिख दी। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, आपने इस तरह बुलेट फॉर्म में नहीं लिखना। अच्छा जी। उसके बाद हमने आपने अपना चैप्टर नंबर 2 इंक्लूड करना है जी। मेथोडोलॉजी का है, जिसमें आप इसी तरह इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए अपना अपना चैप्टर नंबर 2 इंक्लूड करेंगे। जो HRM 619 के स्टूडेंट इसमें अपने लिटरेचर ऐड नहीं करना। चैप्टर नंबर 2 आपका मेथोडोलॉजी का है। टाइप ऑफ रिसर्च आप बताएंगे कि वेदर योर स्टडी इज़ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एंड गिव रैशनल। पहले भी मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटेटिव स्टडी क्या होती है, क्वालिटेटिव क्या होती है, और आपने उसमें थोड़ा सा अपने रैशनल से मुराद ये है कि अपनी जस्टिफिकेशन देनी है। अगर आप अपनी अपनी रिसर्च को कह रहे हैं कि जी मेरी जो रिसर्च है वो क्वांटिटेटिव होगी, तो आपने बताना है कि क्यों क्वांटिटेटिव होगी। आपने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, आपने उसको जस्टिफाई करना है। उसके बाद डाटा कलेक्शन सोर्सेज हैं। डाटा कलेक्शन सोर्सेज अगर आपने पढ़ा होगा STA 630 में, आपको पता है कि प्राइमरी सोर्स होता है, सेकेंडरी सोर्स होता है। प्राइमरी सोर्स वो होता है जो हम खुद जाके डाटा कलेक्ट करेंगे।
फेस टू फेस कह सकते हैं, लोगों से राय लेंगे। सेकेंडरी सोर्सेज में ये होता है कि जो आप इंटरनेट आर्टिकल या वेबसाइट से डाटा लेते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखें जी, मैंने कहा मेरी जो वो रिसर्च है वो क्वांटिटेटिव होगी, इसका मैंने रैशनल भी दे दिया। ये देख लें, अब मैंने रैशनल इस तरह से दिया हुआ है। फिर हमने डाटा हम एनालाइज किया, कैसे करेंगे, एसपीएसएस के थ्रू करेंगे और ये वाले टेस्ट हम अप्लाई करेंगे। ये बेसिकली हमने अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली बताया कि जो हमारा कोरिलेशन टेस्ट अप्लाई होगा और रेग्रेशन हम टेस्ट अप्लाई करेंगे जी। ठीक हो गया। उसके बाद डाटा कलेक्शन सोर्सेज में आप लिखेंगे प्राइमरी सोर्स में मैंने आपको पहले बताया ना कि फ़ेस टू फेस आप जाके डाटा कलेक्ट करेंगे, उसमें एज लाइक लोगों की आप राय लेंगे, एम्प्लॉयज़ की राय लेंगे, तो वो क्वेश्चनर होगा हमारा। सेकेंडरी में जैसे एचआर रिपोर्ट जनरल, लेकिन आप इसको यूज़ नहीं करना होता। अगर आपकी प्राइमरी स्टडी है तो आप सिर्फ क्वेश्चनर को यूज़ करें, लेकिन हमें जस्ट उसको बता देना है। अच्छा जी, उसके बाद आपने डाटा कलेक्शन टूल बताना है। आपके स्ट्रक्चर क्वेश्चनर हैं या अनस्ट्रक्चर्ड हैं, तो इसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर ही यूज़ होगा। आपने जो इमोशनल इंटेलिजेंस का स्केल यूज़ करना है वो आपने बताना है कि जी मैं इस ऑथर का स्केल ले रही हूँ या ले रहा हूँ, और इस ऑथर ने इस ईयर में डेवलप किया था, इसमें इतने एटम्स हैं और ये 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल है। 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल कौन सा है वो आपने बताना है। स्ट्रॉन्गली एग्री टू डिसएग्री है या कोई दूसरा स्केल है। तो नॉर्मली जो हम स्केल यूज़ करते हैं इसमें स्ट्रॉन्गली एग्री टू स्ट्रॉन्गली डिसएग्री यूज़ करते हैं, जिसमें 5 आपके पॉइंट आ जाते हैं। स्ट्रॉन्गली एग्री, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, न्यूट्रल एंड एग्री और डिसएग्री, ये आपके 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल आ जाता है। ठीक है। अच्छा जी, सब्जेक्ट पार्टिसिपेंट्स में आपने बताना है आपकी टारगेट पॉपुलेशन, यानी कि आप किस पे रिसर्च करना चाह रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा ना कि आपने अपनी जो पॉपुलेशन है उसको स्पेसिफाई कर देना अपने टॉपिक में ही। ठीक है, कि जी हम यहाँ से डाटा कलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन का आप नाम लिखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, यूनिट ऑफ एनालिसिस में ये है कि अब इंडिविजुअल एम्प्लॉय ऐड करेंगे। सैम्पल साइज़ आपने बता देना है। सैम्पल साइज़ आपने किस तरह से कैलकुलेट करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने सिंपली जो है वो गूगल पे जाना है। ठीक है, और वहाँ पे लिखना है सैम्पल साइज़ कैलकुलेटर। ठीक है, ये आप जाके वहाँ पे अपने आप करेक्टर जो भी आपकी पॉपुलेशन का साइज़ होगा वो सारी चीज़ें आप देंगे, तो वहाँ से आप इजीली अपना सैम्पल साइज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। सैम्पलिंग टेक्निक आप बताएंगे, आप कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करेंगे। इसके अलावा जी आप डाटा कलेक्शन किस तरह करेंगे, और ड्यूरेशन आपने बतानी है कितने वीक्स में करेंगे। उसके बाद जी आपने डाटा प्रोसेसिंग बता देनी है कि आप डाटा प्रोसेसिंग किस तरह से करेंगे। आप डाटा एसपीएसएस के थ्रू एनालिसिस करेंगे अगर आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च है। पहले भी मैंने आपको उसका इंटरफेस दिखाया था। जो हमारा डाटा कलेक्ट हुआ होगा हमारे पास, हम उसको कोडिंग करेंगे, हम उसको नंबरिंग देंगे, क्योंकि जो एसपीएसएस है वो कोडिंग डाटा जो है वो एक्सेप्ट करता है। उसके बाद हम डाटा एंट्री करेंगे एसपीएसएस में। उसके बाद हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे हम उसके रेलिवेंट जो है वो अपने टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद जी लास्ट पे आपने रेफरेंसेस ऐड कर देने हैं अकॉर्डिंग टू एपीए स्टाइल। सो ये था। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ सैम्पल शेयर कर दिया है, आपने किस तरह से इसको बनाना है, और फॉर्मेट भी आपके साथ शेयर कर दिया, उसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो अगर आप पेड प्रोजेक्ट हैंडलिंग चाह रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।